नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में होगी अफगानिस्तान पर एनएसए की मीटिंग। चीन के एनएसए नहीं लेंगे मीटिंग में हिस्सा। चीन और अमेरिका के बीच जारी है तनाव, कभी भी हो सकता है सैन्य टकराव। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अब नहीं बनेगा हिंदू मंदिर, जमीन देने से भी किया इनकार। न्यूजीलैंड में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के केस, 4,666 मामले आए सामने। अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से कोरियाई युद्ध समाप्त करने का किया आग्रह। बाइडेन को पत्र भेजकर रखी अपनी बात। 10 नवंबर को नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर एनएसए मीटिंग होने वाली है। पाकिस्तान पहले ही इस मीटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर चुके हैं। अब चीन ने भी कहा है कि इस मीटिंग के शेड्यूल से उसे कुछ दिक्कत है, लिहाजा उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस मीटिंग में हिस्सा लेने भारत नहीं जा पाएंगे। सोमवार शाम चीन ने मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसका कारण भी बताया। चीन ने कहा, हमने भारत को अपने फैसले के बारे में जानकारी दे दी है कि उनके एनएसए मीटिंग में शामिल होने के लिए नई दिल्ली नहीं आ सकेंगे। इसकी वजह कुछ शेड्यूलिंग इशू है। चीन ने कहा है कि वो अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत से बातचीत और इस तरह के सहयोग के लिए तैयार है और इस मुद्दे पर जो भी बहुपक्षीय या द्विपक्षीय मामले होंगे उन पर सहयोग करेंगे। दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान का आयोजन 10 नवंबर को भारत कर रहा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसकी अध्यक्षता करेंगे। पाकिस्तान इसमें शिरकत से पहले ही इनकार कर चुका है। अब चीन भी बहाना बनाकर इस मीटिंग से दूर हो गया है। सूत्रों का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, लेकिन यह भी कहा है कि उसे इस फैसले से हैरानी नहीं है। अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान का रवैया दुनिया के सामने है और भारत भी जनता के पाकिस्तान वहां क्या कर रहा है। चीन और अमेरिका के बीच कई मुद्दों और कई क्षेत्रों में तनाव बढ़ता जा रहा है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे भी हैं जहां कभी भी सैन्य टकराव हो सकता है। यही वजह है कि चीन अब अमेरिकी नेवी और खास तौर पर उसके वॉरशिप्स को तबाह करने की प्रैक्टिस कर रहा है। इसके लिए उसने अपने रेगिस्तानी इलाके में अमेरिकी वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर के मॉडल बनाए हैं। इनके जरिए चीनी सैनिक यूएस वॉरशिप्स को हिट करने की प्रैक्टिस कर रहा है। चीन अपनी तरफ से जंग की तमाम तैयारियां कर रहा है। इसके लिए उसने उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके में अमेरिकी वॉरशिप्स के मॉडल तैयार किए हैं। अमेरिका के कोलोराडो स्थित सैटेलाइट इमेज प्रोवाइडर मैक्सार टेक्नोलॉजी ने चीन के इस प्लान का खुलासा किया है। मैक्सार ने कुछ सैटेलाइट इमेजेस जारी किए हैं। इनसे साफ हो जाता है कि चीन अब अमेरिकी नेवी से टकराने के लिए किसी तरह की तैयारियां कर रहा है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड से लेकर मिलिट्री तक कई जगह तनाव चल रहा है। खासतौर पर साउथ चाइना सी, ताइवान और हिंद प्रशांत में टकराव ज्यादा है। ताइवान पर चीन की दबाव प्रणाली, राजनीति और रणनीति निपटने के लिए अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो हर कीमत पर ताइवान को मदद देगा। चीन इससे बिफरा हुआ है क्योंकि वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर क्षेत्र पर चीन कब्जा करना चाहता है और यहाँ के छोटे देशों को धमका रहा है। यहाँ भी अमेरिकी वॉरशिप रोनाल्ड रीगन मौजूद है। इसके अलावा हिंद और प्रशांत महासागर में तनाव है। यहाँ अमेरिका और भारत मिलकर चीन से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। चीन अपनी नेवी ही नहीं बल्कि पूरी आर्मी को बड़ी जंग के लिहाज से आधुनिक बनाने के मिशन पर काम कर रहा है। हालांकि अमेरिकी नेवी बेहद ताकतवर है और उसके पास हाईटेक वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर है, लिहाजा चीन के लिए उससे टकराना आसान नहीं होगा। सैटेलाइट इमेजेस में जो नजर आ रहा है वो कुछ दिन पहले यूएस नेवी के वेबसाइट पर भी था, यानी चीन की हरकतों पर अमेरिका की पैनी नजरें हैं।
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अब हिंदू मंदिर नहीं बनेगा। इमरान खान सरकार के अंडर आने वाले कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंदिर के लिए जमीन आवंटन या अलोकेशन रद्द कर दिया है। इस मंदिर को लेकर सरकार की काफी तारीफ हो रही थी। सरकार के मंत्री दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यह मंदिर इस बात का सबूत होगा। हालांकि जमीन आवंटन रद्द होने के बाद अब तक सरकार की तारीफ से कुछ नहीं कहा गया। मंदिर निर्माण को लेकर आई इस नई अड़चन की जानकारी इस पर नजर रखे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी दी गई है। सीडीए के वकील जावेद इकबाल के मुताबिक उन्हें विभाग के फैसले की जानकारी हाई कोर्ट को दे दी गई है। इकबाल ने द एक्सप्रेस से कहा है, फेडरल कैबिनेट यानी केंद्र सरकार ने ही इस मंदिर के निर्माण की मंजूरी दी थी। अब उसने ग्रीन एरिया में नए कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग्स बनाने पर रोक लगा दी है। लिहाजा इस मंदिर में अब कोई भी काम नहीं किया जाएगा। न्यूजीलैंड में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इस बार न्यूजीलैंड में डेल्टा वेरिएंट का कम्युनिटी ट्रांसमिशन तेजी से बढ़ रहा है। यहां कम्युनिटी ट्रांसमिशन के मामले 4000 के पार पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड में मंगलवार को कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के 125 नए मामले सामने आए। इसको मिलाकर देश में डेल्टा वेरिएंट के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के 4666 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नए कम्युनिटी संक्रमणों में सबसे अधिक न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में सामने आए हैं। यहां सबसे अधिक 117 संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद वाईकाटो में 2 और नॉर्थलैंड में 6 दर्ज किए गए हैं। अस्पतालों में 69 मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिनमें 9 गहन देखभाल इकाइयों या उच्च निर्भरता इकाइयों में शामिल है। ऐसे 3702 मामले सामने आए हैं जो स्पष्ट रूप से किसी अन्य मामले या उप क्लस्टर से जुड़े हुए हैं और 695 मामले हैं जिनके लिए लिंक पूरी तरह से स्थापित होना बाकी है। न्यूजीलैंड में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। 2 दिन पहले न्यूजीलैंड में पहली बार एक दिन में 206 नए केस सामने आए थे। इन मामलों में सबसे अधिक आबादी वाला शहर ऑकलैंड से 200 मामले दर्ज किए गए हैं। दरअसल महामारी के कारण ऑकलैंड में 3 महीने तक प्रतिबंध लगा रहा क्योंकि यहां डेल्टा वेरिएंट का जबरदस्त प्रकोप था। न्यूजीलैंड में अब तक कोरोना वायरस के कुल 7414 मामले सामने आए हैं। सोमवार को यहां कुल 21,192 कोविड-19 वैक्सीन खुराक दी गई थी, जिसमें 5,103 पहली खुराक और 16,089 दूसरी खुराक थी। अब तक 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के 89% न्यूजीलैंड के लोगों ने अपनी पहली डोज ले ली है और 69% आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण कर चुके हैं। इसमें खतरा कम जरूर हुआ है, लेकिन संक्रमित होते जा रहे हैं। अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से कोरियाई युद्ध समाप्त करने का आग्रह किया है। सांसदों ने पिछले सप्ताह बाइडेन को पत्र भेजकर अपनी बात रखी है, जिसमें कोरियाई युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त करने के विषय पर चर्चा करने के लिए आग्रह किया गया था। वहीं दूसरी तरफ योनहाप न्यूज एजेंसी ने कोरियाई अमेरिकी पब्लिक एक्शन कमेटी KPAC के हवाले से बताया है कि विदेश मंत्री एंटनी को भी यह पत्र भेजा गया है। एयरफोर्स में हाल ही में शामिल किए गए 36 राफेल जेट पर एक बार फिर से सियासी अटैक हुआ है। फ्रांस की मैगजीन मीडिया पार्ट की तरफ से हुए कथित खुलासों के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा राफेल डील में भ्रष्टाचार, रिश्वत और मिली भगत को दफनाने के लिए ऑपरेशन कवर अप एक बार फिर उजागर हो गया है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने मीडिया पार्ट की रिपोर्ट का ही हवाला देते हुए कांग्रेस पर राफेल डील में कमीशन लेने का आरोप लगाया है। पात्रा ने कहा है कि राफेल में कमीशन का पूरा मामला 2007 से 2012 के बीच हुआ है। इस दौरान देश में यूपीए की ही सरकार थी, उन्होंने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। खेड़ा ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का बलिदान दिया है। भारतीय वायु सेना के हितों को खतरे में डालकर देश के खजाने को हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया है। इस पर पात्रा ने कहा कि रिपोर्ट में एक बिचौलिए सुषेण गुप्ता का नाम जिक्र है। चौंकाने वाली बात यह है कि गुप्ता वही बिचौलिया है जिसका नाम अगस्त वेस्टलैंड घोटाले में भी था। पात्रा ने राफेल के मामले में
40% तक कमीशन वसूली का आरोप लगाया है। इधर कांग्रेस ने कहा है कि राफेल घोटाला तथा कथित 60 से 80 करोड़ के कमीशन का नहीं है, ये सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है। कांग्रेस यूपीए की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय टेंडर के बाद 526.10 करोड़ रुपए में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समेत एक राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए बातचीत की थी। मोदी सरकार ने बिना टेंडर के वही राफेल विमान 1670 करोड़ में खरीदा था। इस तरह 36 जेट की लागत में अंतर करीब 41,205 करोड़ है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए पात्रा ने कहा कि 10 साल तक भारतीय वायुसेना के पास फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं थे। 10 साल तक सिर्फ समझौता किया गया और डील को अटकाए रखा था। ये समझौता सिर्फ कमीशन के लिए अटकाए रखा था। ये समझौता एयरक्राफ्ट के लिए नहीं हो रहा था, बल्कि कमीशन के लिए हो रहा था। फेसबुक के पूर्व कर्मचारी फ्रांसिस होगन यूरोपीय पार्लियामेंट में पहुंचकर फेसबुक पर नए खुलासे कर सकती है। यूरोप के सांसद उनसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में खुली चर्चा करने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन इस चर्चा के जरिए यूरोप में इंटरनेट के उपयोग को सुरक्षित करना चाहते हैं। डेनमार्क के डिजिटल सेवा अधिनियम के प्रमुख क्रिस्टेल ने बताया है कि फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले लोगों को उसके बारे में अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि फेसबुक बिजनेस प्लेटफॉर्म और संचालन का तरीका क्या है। जर्मनी की डिजिटल मार्केट एक्ट की प्रमुख एंड्रियास शवाब ने बताया है कि फेसबुक आज से सम्मान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये सोशल मीडिया साइट हमारे पर्सनल डेटा के आधार पर राजनीतिक विज्ञापन और उससे जुड़ी सामग्री दिखाता है। फ्रांसिस होगन फेसबुक में डेटा एनालिस्ट रह चुकी हैं। कंपनी की नौकरी छोड़कर वो होगन सोशल मीडिया साइट के बारे में बड़े खुलासे कर रही हैं। होगन ने इससे पहले खुलासा किया था कि फेसबुक पर अरबी में खादिमा या मेड सर्च करने पर अफ्रीकियों और दक्षिण एशियाई महिलाओं की उम्र और उनकी फोटोज कीमत के साथ लिस्टेड रहती है। इन्हें कोई भी यूजर्स अपनी पसंद के हिसाब से हायर कर सकता है। फ्रांसिस होगन ने फेसबुक पर आरोप लगाया था कि उसके प्रोडक्ट बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बाद टाइम मैगजीन ने भी जुकरबर्ग को निशाने पर लिया था। फेसबुक का विरोध करते हुए मैगजीन ने अपने कवर पर जुकरबर्ग का फोटो लगाकर डिलीट फेसबुक के टेक्स्ट के साथ कैंसिल या डिलीट का ऑप्शन को छापा था। होगन ने बताया था कि भारत में यह प्लेटफॉर्म फेसबुक को शक लेता है। होगन ने कई दस्तावेजों पर भी ये शेयर किया था। इनके आधार पर ही लगातार फेसबुक कार्य संस्कृति, अंदरूनी खामियों आदि से जुड़े खुलासे कर रही है। उनके द्वारा सार्वजनिक किए गए फेसबुक पेपर्स के मुताबिक भारत में फर्जी अकाउंट से झूठी खबरों के जरिए चुनावों को प्रभावित किया जा रहा है। फेसबुक की पूर्व कर्मचारी फ्रांसिस होगन यूरोपीय पार्लियामेंट में पहुंचकर फेसबुक पर नए खुलासे कर सकती हैं। यूरोप के सांसद उनसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में खुली चर्चा करने वाले हैं। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री और आमिर खान का पाकिस्तान दौरा तक हो गया है। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद बुधवार को अपनी पहली यात्रा पर पाकिस्तान जाएंगे। अफगान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्की ने कहा कि पाकिस्तान दौरे पर जा रहा प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही संबंधों, अर्थव्यवस्था, शरणार्थियों और सुविधाओं को बढ़ाने पर चर्चा करेगा। विदेश मंत्री और आमिर खान के नेतृत्व में एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल 10 नवंबर को पाकिस्तान यात्रा करेगा और प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने में, अर्थव्यवस्था, शरणार्थियों और लोगों की आवाजाही के लिए सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा करेगा। इसमें वित्त और व्यापार मंत्रालयों के मंत्री और कार्य समूह शामिल होंगे। यह बैठक इस्लामाबाद में 11 नवंबर को होनी है। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री और आमिर खान को ट्रोइका प्लस बैठक में भाग लेने के लिए एक विशेष निमंत्रण भेजा है। अधिकारी के हवाले से कहा है कि अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि गुरुवार को बैठक करेंगे और हमें उम्मीद है कि इसमें आमिर खान भी शामिल होंगे। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का पाकिस्तान का दौरा 10 नवंबर को होगा। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में एक घर ढह गया। जानकारी के मुताबिक इमारत साउथ सेंट्रल मुंबई में एंटॉप हिल इलाके के जय महाराष्ट्र नगर में बनी।
इस इमारत की गिरने के बाद 9 लोगों को बचा लिया गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मलबे में किसी और के फंसे होने की आशंका के मद्देनजर रेस्क्यू टीम खोजबीन में जुटी है। दमकल की 4 गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी मंगलवार को भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों राज्यों के सीएम अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, पोलावरम परियोजना और वामसाधारा नदी पर बैराज के निर्माण सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि लोक सेवा भवन में मंगलवार को शाम 5 बजे से नवीन पटनायक और वाईएस जगन मोहन रेड्डी के बीच होने वाली बैठक में कोरापुट जिले के गांव के कोटिया क्लस्टर, वामसाधारा नदी पर निराडी बैराज के निर्माण और पोलावरम मल्टी से संबंधित मुद्दों को उठाने की संभावना है। स्टेट बैंक की 1 नवंबर से एक नई सेवा शुरू कर दी गई है। इसके अंतर्गत पेंशनधारियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह सुविधा पेंशन भोगियों की वीडियो कॉल के माध्यम से ऐसा करने की अनुमति दे रहा है। एसबीआई के आला अधिकारियों ने बताया कि सबसे पेंशनधारियों को नवंबर माह से अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए बैंक में आना होता है। बैंक द्वारा जारी किए गए फॉर्म को फोटो, आधार कार्ड की छाया प्रति आदि के साथ भर कर देना होता है। इसके बाद ही राज्य व केंद्र सरकार आगे की पेंशन को जारी रखती है। इसके लिए सबसे अधिक वृद्ध पेंशनधारी जिनकी उम्र अधिक हो चुकी होती है, उनको आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। सावधान अगर आप भी बिग बाजार से खरीदारी करते हैं। दरअसल इस भागदौड़ की जिंदगी में हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे साथ हो रहा धोखा दिखता ही नहीं है। बिग बाजार से आप जब सामान खरीदते हैं तो बार कोड मशीन जो रकम बताती है आप पे कर देते हैं। दरअसल बिग बाजार क्या करता है कि उस प्रोडक्ट को नहीं बल्कि अपना बार कोड लगाता है और उस बार कोड में 2 से 20 रुपए तक का हेर फेर करता है। कई बार 20 रुपए से ज्यादा लेकर 10 रुपए छूट देकर आपको बेवकूफ भी बना देता है। भोपाल हमीदिया कैंपस में बने कमला नेहरू गैस राहत हॉस्पिटल में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इसके बाद ब्लास्ट हो गया। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर मिलाकर 8 मंजिल के कमला नेहरू अस्पताल में आग से बचाव के कोई इंतजाम नहीं थे। फायर कर्मियों ने अस्पताल में लगे ऑटोमेटिक हाइड्रेट को देखा तो वो खराब पड़ा था। हर फ्लोर पर फायर तो थे लेकिन काम नहीं कर रहे थे। इधर मंगलवार सुबह भी परिजन हंगामा कर रहे थे। उनका कहना है कि बच्चों का पता नहीं चल रहा है। फायर ऑफिसर रामेश्वर नील के अनुसार हमीदिया अस्पताल में फायर एनओसी ली थी, लेकिन कमला नेहरू अस्पताल में 15 साल से एनओसी लेना भी जरूरी है, नहीं समझा और बिल्डिंग के निर्माण के समय लगे सिस्टम को चालू भी नहीं किया। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया के कैंपस में बने कमला नेहरू गैस राहत हॉस्पिटल में सोमवार रात 9 बजे आग लग गई थी। आग अस्पताल की 3री मंजिल पर लगी थी जिसमें बच्चों का वार्ड था। एनसीयू में आग लग गई। यहाँ 40 बच्चे भर्ती थे। बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट के चलते हादसा हुआ है और पीडियाट्रिक वेंटिलेटर ने आग पकड़ ली। फिर ये आग उस वार्मर तक पहुंच गई जिसमें बच्चों को रखा गया था। तमिलनाडु में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राज्य में भारी बारिश के कारण अब तक 4 लोगों की मौत हो गई। राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि सोमवार को चेन्नई में लगातार बारिश से थोड़ी राहत मिली, लेकिन शहर के कई क्षेत्रों और सड़कों पर पानी अभी भी जमा है। कई मार्गों पर वाहनों को दूसरे रास्तों की ओर मोड़ा जा रहा है, जिससे लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपेट और वेल्लोर समेत अन्य उत्तरी जिलों में लगातार हिस्सों में सोमवार को सुबह से ही हल्की से मध्यम और रुक रुक कर बारिश हो रही है। 7 नवंबर को सुबह 8:30 से 8 नवंबर को सुबह 8:30 तक यहां और उपनगरीय इलाकों में 4 से 14 सेमी बारिश हुई। वहीं कांचीपुरम और
कुड्डालोर समेत अन्य इलाकों में 3 सेमी तक बारिश हुई है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने मंगलवार से शहर और आसपास के इलाकों में और बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में और पड़ोसी दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और आसपास के हिस्सों में अगले 24 घंटे में कम दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका है। इसके फिर पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने और दबाव में बदलने और 11 नवंबर को सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु तट के समीप पहुंचने की संभावना है, जिसकी वजह से राज्य के कई इलाकों में बारिश होगी। 7 नवंबर को सुबह 8:30 से 8 नवंबर को सुबह 8:30 तक यहाँ और उपनगरीय इलाकों में 4 से 14 सेमी बारिश हुई है। वहीं कांचीपुरम और कुड्डालोर समेत अन्य इलाकों में 3 सेमी तक बारिश हुई है। लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और रोयापुरम इलाके में प्रभावित लोगों को बाढ़ राहत सहायता प्रदान की। फिलहाल के लिए आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज़। नमस्कार।